मोहनपुर नामक गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही आलसी था। दिन के 12 बज रहे थे, लेकिन राजू अभी भी सो रहा था। तभी उसकी माँ सरिता ने आवाज दिया, राजू उठ जा बेटा, देख सूरज सर पर चढ़ आया है, कब तक सोता रहेगा। लेकिन राजू पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ देर बाद उसे खाने की खुशबू आने लगी। खुशबू आते ही उसे जोर से भूख लगने लगी। राजू उठा और सीधा माँ के पास रसोई में पहुंच गया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या बनाया है? पहले जाकर नहा, फिर आना रसोई में, दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल राजू को बहुत पसंद थे। वह फटाफट बाथरूम में गया और मग्गा साबुन लेकर नहाने बैठ गया। अब जल्दी से नहाकर कपड़े पहनकर राजू रसोई में पहुंच गया। तब तक खाना तैयार हो चुका था। माँ ने खाना परोस दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। राजू ने भरपेट खाना खाया और वह खाना खाकर उठा तो माँ ने टोक दिया, अब कहाँ चल दिया? माँ, लगता है खाना कुछ ज़्यादा ही खा लिया। बहुत तेज नींद आ रही है। मैं तो सोने जा रहा हूँ। हे भगवान, अभी 1 घंटे पहले ही तो सोकर उठा है। तुझे बस सारा दिन यही काम है, उठो, खाओ और सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिता खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। कुछ नहीं तो जाकर उनकी मदद ही कर दिया कर। उनके लिए खाना ले जा, मैं अभी तैयार कर रही हूँ। अब राजू पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम्हें पता है, इतनी धूप में पहले मैं एक बार खाना देने गया था। आकर मैं कितना बीमार पड़ गया था। तुम ही चली जाना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। इससे सरिता को बहुत गुस्सा आया और इससे पहले वह कुछ कहती, राजू तेजी से अपने कमरे में जाकर सो गया। अब सरिता खाना लेकर खेत पर पहुंची। रमेश बहुत मेहनत से खेतों में काम कर रहा था। तभी सरिता उसे कहती है, सुनो जी, पहले खाना खा लो। अरे, इतनी धूप में तुम क्यों परेशान होती हो? राजू के हाथों भेज देती। हमारे तो भाग्य ही फूट गए हैं। ऐसा आलसी बेटा मिला है, बस खाता है और सो जाता है। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। चिंता मत करो भाग्यवान, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजू के माता पिता राजू की आदत से बहुत परेशान थे। वो कोई भी काम नहीं करता था, बस सारा दिन सारी रात सोता रहता था। तभी एक दिन राजू के पिता ने राजू से कहा, बेटा, मैं खाद और यूरिया लेने शहर जा रहा हूँ। मुझे 2 दिन लग जाएंगे आने में। फसल तैयार होने वाली है। तू सुबह खेत पर चले जाना और सारा दिन वहीं रहना। शाम को खाना खाकर रात को वहीं सोने चले जाना। कहीं कोई जानवर खेत में ना घुस जाए या कोई और हमारी फसल को बर्बाद ना कर दे। पिताजी, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, आप माँ को बोल दीजिए। नलायक, खेत की देखभाल आदमियों का काम होता है। अगर मुझे पता लगा तू खेत पर नहीं गया या फसल को नुकसान हो गया तो तेरी खैर नहीं। राजू डर गया और वो पिता के जाने के बाद माँ से बोला, माँ, सुबह जगा देना, नहीं तो पता नहीं पिताजी क्या करेंगे। सरिता राजू को सुबह 4 बजे जगा देती है। राजू हाथ में फावड़ा लेकर खेत में पहुंच गया। तभी उसके पास के खेत से रामू काका आए और राजू से बोले, राजू, मेरे खेत में पानी लग गया है, अब तू अपने खेत में पानी काट ले। काका, मुझे तो कुछ पता नहीं, ये सब तो पिताजी ने कभी नहीं बताया। बेटा, कभी पिता के साथ खेत पर आया है जो तुझे पता होगा? रामू काका ने अपने बेटे को बुलाकर पानी राजू के खेत की ओर कर दिया और राजू से बोले, बेटा, जब पूरा खेत भर जाए तो हमें बता देना। राजू बैठकर देखता रहा, लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण उसे नींद आ गई। खेत में पानी बहुत ज्यादा भर गया। तभी रामू काका दौड़ते हुए आए और राजू से बोले, नालायक, यहाँ सोने आया था, अपनी पिता की सारी मेहनत बर्बाद कर दी, सारी फसल नष्ट हो गई। राजू हड़बड़ा कर उठा। उसका खेत
पानी से लबालब भरा हुआ था। लगभग आधी फसल खराब हो चुकी थी। काका, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? नहीं बेटा, तैयार फसल का ध्यान बच्चे की तरह रखना पड़ता है। समय से पानी देना, खाद देना, जानवरों से बचाना, इसीलिए हम दिन रात खेत पर रहते हैं। अब तो भगवान ही मालिक है। राजू पेड़ के नीचे बैठा रोता रहा। दोपहर को सरिता खाना लेकर आई। उसे सब पता लगा तो उसने भी राजू को बहुत डांटा। अगले दिन जब रमेश घर वापस आया तो उसने राजू के बारे में पूछा। सरिता ने सारी बात बता दी। रमेश सब छोड़कर दौड़ते हुए खेत पर पहुंचा। उसने देखा कि राजू पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। आधी फसल खराब हो चुकी थी। ये देखकर वो राजू के पास गया। तब राजू ने उससे कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे आलस ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आप चाहे तो मुझे पीट लीजिए। नहीं बेटा, तुझे मारने से फसल ठीक नहीं होगी। वादा कर आज से कभी आलस नहीं करेगा। चल अब घर चल, वहीं बातें करेंगे। दोनों घर आ जाते हैं और वह अपने कमरे में जाकर रोने लगा। तभी सरिता रमेश से बोली, जी अब क्या होगा? हमारी आधी फसल तो बर्बाद हो गई। सरिता, कोई घाटे का सौदा नहीं है। आधी फसल देकर अगर बेटा सुधर गया तो यही काफी है। अब रमेश ने राजू को बुलाया और उससे कहा, बेटा, अब तो जो नुकसान होना था वो हो गया। अब हमें कल से आधे खेत की फसल उखाड़कर दोबारा बोनी होगी। पिताजी, आप बाकी आधे खेत में खाद यूरिया लगाकर उसे काटने का इंतजाम कीजिए। मैं इस पर अकेले काम करना चाहता हूँ। इस प्रकार राजू अब एक कर्मठ और मेहनती आदमी बन गया। सोनपुर राज्य के राजा विक्रम अपनी प्रजा के साथ खुशी खुशी रहते हैं। जिसकी एक पुत्री है राजकुमारी सुष्मिता। उसे बगीचों में टहलना बहुत पसंद है। एक दिन जब वह अपने बगीचों में टहल रही होती है तभी वहां राजमाता आती है और राजकुमारी से कहती है, सुष्मिता, तुम हमेशा प्रजा की भलाई का सोचो। यही एक सच्चे शासक की पहचान होती है। माँ, मैं हमेशा अच्छा ही करूँगी। तभी अचानक आसमान में अंधेरा छा जाता है और जादूगरनी मोहिनी प्रकट होती है। तुम्हारी सुंदरता और अच्छाई की चर्चा पूरे राज्य में है, लेकिन तुमने मुझे कभी सम्मान नहीं दिया और मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया। अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि सूरज ढलते ही तुम पत्थर की मूर्ति बन जाओगी। यह कहते ही जादूगरनी हंसते हुए गायब हो जाती है। जब यह बात राजा विक्रम को पता चलता है तो राजमहल में सब हैरान रह जाते हैं। नहीं, यह नहीं हो सकता। अब मैं अपनी पुत्री को कैसे बचाऊं? तभी महल में एक बूढ़ा साधु आता है और राजा विक्रम से कहता है, महाराज, इसका बस एकमात्र उपाय है। आपको सुनहरे पंछी को ढूंढना होगा। वही इस श्राप को तोड़ने का तरीका जानता है। तब राजा विक्रम पूरे राज्य में यह ऐलान कर देते हैं कि राज्य का कोई भी व्यक्ति इस काम में उनकी मदद करेगा, उसे बहुत सारे उपहार दिए जाएंगे। सुनो सुनो सुनो, अगर राज्य का कोई भी व्यक्ति राजा विक्रम की सहायता करेगा उसे बहुत सारे कीमती उपहार दिए जाएंगे। गांव का एक व्यक्ति सूरज यह सुनकर सोच में पड़ जाता है। अब अगली सुबह सूरज राजा विक्रम के पास जाता है और उनसे कहता है, महाराज, मैं राजकुमारी सुष्मिता के साथ सुनहरे पंछी की खोज में जाने के लिए तैयार हूँ। राजा विक्रम यह सुनकर बहुत खुश होते हैं और उसे राजकुमारी सुष्मिता के साथ जंगल में भेज देते हैं। राजकुमारी और सूरज सुनहरे पंछी की खोज में जंगल में जाते हैं। वे जंगल में कई कठिनाइयों का सामना करते हैं। राजकुमारी,
आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी मदद करूंगा। आखिरकार वे सुनहरे पंछी को ढूंढ निकालते हैं जो एक जादुई पिंजरे में कैद होता है। वो दोनों यह देखकर उसके पास जाते हैं। मुझे आज़ाद करो, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सूरज और सुष्मिता मिलकर सुनहरे पंछी को मुक्त कर देते हैं। पंछी खुश होकर कहता है, राजकुमारी, तुम्हारा श्राप तभी टूटेगा जब तुम किसी स्वार्थ के बिना किसी की मदद करोगी और जादूगरनी को अपने गुणों से पराजित करोगी। यह सुनकर सुष्मिता हैरान हो जाती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। राजकुमारी और सूरज वापस महल आते हैं। अब जादूगरनी फिर से आती है। क्या तुमने अपने श्राप का तोड़ ढूंढ लिया? राजकुमारी अपने गुणों से जादूगरनी को हराने की कोशिश करती है। वह उसकी बुरी बातों का जवाब धैर्य और सच्चाई से देती है। क्रोध और द्वेष से कोई शक्तिशाली नहीं बनता, बल्कि दया और प्रेम से ही सच्ची ताकत मिलती है। जादूगरनी गुस्से से आग बबूला हो जाती है, लेकिन अंततः उसकी शक्ति खत्म होने लगती है। अचानक जादूगरनी का जादू पलट जाता है और वह वहीं जलने लगती है। नहीं, यह संभव नहीं। आज हमें एक बड़ी सीख मिली, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। सच्ची ताकत प्रेम, धैर्य और अच्छाई में ही होती है। मोहनपुर नामक एक छोटे से गांव में चंदन नाम का एक लड़का अपनी दादी के साथ रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन वह बहुत गरीब था। वह बहुत मुश्किल से अपने लिए 2 वक्त का खाना जुटा पाता था। तभी एक दिन चंदन अपनी दादी के पास आता है और उससे कहता है, दादी, मैं खेतों में जाकर काम कर आता हूँ ताकि हम रात के खाने के लिए कुछ अनाज ला सके। ठीक है बेटा, जाओ और जल्दी घर वापस लौट आना। अब चंदन खेतों की ओर चला जाता है और वह जब जंगल के पास से गुजर रहा होता है, तभी उसे एक बूढ़ा साधु दिखाई देता है जो बहुत थका हुआ लग रहे थे। यह देखकर चंदन उसके पास जाता है और उनसे कहता है, बाबा, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, आइए मैं आपको पानी पिला देता हूँ। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारी भावना से प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहता हूँ। साधु एक पुराना मिट्टी का मटका निकालता है और उसे चंदन को देता है। फिर उससे कहता है, बेटा, यह कोई साधारण मटका नहीं है। जब तुम इसमें कुछ डालोगे तो यह उसे 2 गुना कर देगा, लेकिन याद रखना, इसका गलत इस्तेमाल मत करना। क्या सच में बाबा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। चंदन मटका लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चला जाता है। अब चंदन घर पहुंचकर दादी को मटका दिखाता है और उसे परखने के लिए उसमें कुछ चावल डालता है। देखते ही देखते चावल 2 गुने हो जाते हैं। अरे वाह दादी, देखो, यह सच में जादुई मटका है। बेटा, यह तो सच में कोई चमत्कार है। धीरे धीरे वे मटके का इस्तेमाल करके अपनी गरीबी दूर कर लेते हैं। चंदन खेतों में काम करता रहता है, लेकिन अब उनके पास पर्याप्त खाना और पैसे होते हैं। तभी एक दिन चंदन के पड़ोसी सुरेश को उसकी पत्नी जादुई मटके के बारे में बताती है, तो वह किसी भी तरह से मटके को हथियाना चाहता था। तभी वो अपनी पत्नी से कहता है, अगर यह मटका मेरे पास आ जाए तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। अब रात में सुरेश चुपके से चंदन के घर में घुसता है और मटका चुरा लेता है। अब अगली सुबह वह बहुत उत्साहित होकर उसमें सोना डालता है और मन ही मन सोचता है, अब तो मैं राजा बन जाऊंगा। मटका सोना 2 गुना कर देता है, लेकिन सुरेश लालच में लगातार सोना डालता जाता है। अचानक मटका से बहुत सारा सोना निकलने लगता है और पूरा घर भर जाता है। सुरेश उसमें दब जाता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। गांव वाले उसकी आवाज सुनकर आते हैं
और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकालते हैं। चंदन और दादी सुरेश को समझाते हैं। देखो सुरेश, लालच हमेशा नुकसान करता है। अगर तुमने इसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया होता तो तुम्हें इतनी परेशानी नहीं होती। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया चंदन, मैं कभी आगे से गलती नहीं करूँगा। मोहनपुर नामक एक गांव में धनीराम नाम का एक सेठ रहता था, जिसकी एक किराने की दुकान थी। गांव में एक ही दुकान होने से उसका मालिक धनीराम पूरे गांव वालों को लूटता रहता था और शहर बहुत दूर होने के कारण धनीराम अपने सामान के बहुत ज्यादा भाव रखता था, इसलिए गांव वालों को मजबूरी में उससे सामान लेना पड़ता था। तभी एक दिन एक किसान धनीराम की दुकान पर आया। सुनो भाई, ये गुड़ कैसे दिए? 100 का 5 किलो। अरे ये तो बहुत ज़्यादा है, शहर में तो 20 रुपए का 5 किलो मिलता है। तो वहीं जाकर ले लो, मैंने मना किया है क्या? जब यहाँ से 2 दिन में शहर पहुँचोगे और वहाँ से गुड़ लेकर गांव आओगे तो भाड़े में ही 150 लग जाएंगे। 4 दिन का काम का नुकसान करके यही गुड़ 170 का पड़ेगा। अब जल्दी बताओ, लेना है कि नहीं? किसान दुखी होकर गुड़ लेकर चला जाता है। इसी तरह पूरा गांव लालची सेठ से परेशान था, लेकिन इसका कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान खेती से किसी तरह गुजर बसर करता था। उसकी एक गाय को धनीराम ने अपने कब्जे में रख रखा था। उधार पर ब्याज बढ़ता जा रहा था। गोपाल किसी तरह अपनी गाय वापस लेना चाह रहा था। तभी एक दिन गोपाल धनीराम के पास गया और उससे कहा, धनीराम, ये गाय मुझे वापस कर दे। इसका दूध बेचकर मैं तेरे सारे पैसे चुका दूंगा। जब गाय मेरे कब्जे में है तो दूध भी मेरा हुआ ना। तुझे कैसे दे दूं? पहले पूरा कर्जा चुका, फिर गाय ले जाना। गोपाल को बहुत गुस्सा आया और वह एक दिन अपने घर वालों को समझा बुझाकर शहर चला गया। वहां उसने देखा कि सामान बहुत सस्ता है। वो लाला से तो परेशान था ही, इसलिए वो एक सेठ की दुकान पर नौकरी करने लगा। किराने की दुकान पर नौकरी करते करते उसे 1 साल हो गया। वो पैसे घर भेजता रहा। इसी बीच उसे दुकान के पूरे सामान की जानकारी हो गई कि कितने का माल आता है और कितने का बिकता है। तभी एक दिन उसने अपने सेठ जी को अपने गांव का हाल बताया। ये सुनकर उसके सेठ जी ने कहा, गोपाल, तू एक काम कर, गांव में मेरे नाम से एक दुकान खोल ले। जो भी प्रॉफिट होगा उसका आधा आधा माल मैं भेज दूंगा, लेकिन कभी बेईमानी मत करना। मालिक, इसी बेईमानी ने तो मुझे शहर में लाकर पटका है। मैं तो बस उस धनीराम को सबक सिखाना चाहता हूँ। मैं हमेशा आपकी गुलामी करता रहूँगा। सेठ जी बहुत खुश हुए। उन्होंने सारा इंतजाम कर दिया और गोपाल को गांव भेज दिया। गोपाल ने ठीक धनीराम के सामने एक दुकान किराए पर ले ली। ये देखकर धनीराम को बहुत सदमा लगा और वो फटाफट गोपाल के पास पहुंच गया। क्यों रे, ये दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ से आया और मेरा कर्जा कब चुकाएगा? देख, नहीं तो ब्याज बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि ये दुकान भी मेरी हो जाएगी। चल बता, तेरा कितना पैसा है? धनीराम फटाफट बही खाता देखकर पैसे बताता है और गोपाल उसे उसके पैसे दे देता है। ये देखकर धनीराम उससे पूछता है, क्यों रे, कहीं डाका डाला है क्या? देख, सच बता दे, नहीं तो मैं तेरा रिपोर्ट लिखाने जा रहा हूँ। मैं तो नौकर हूँ। ये तो शहर में बैठे मेरे सेठ जी की दुकान है। बोर्ड पर देख, उनका नाम लिखा है। शहर जाकर उनसे पूछ। धनीराम घबरा जाता है। फिर वो गोपाल से प्यार से बात करने लगता है और वो कहता है, देख, एक काम करते हैं। तेरा सेठ तो शहर में बैठा है, उसे क्या पता तू कितने का सामान बेच रहा है। तू मेरे वाले रेट पर सामान बेच, इससे तुझे दुगनी बचत होगी। ऊपर से तनख्वाह अलग से मिलेगी और मेरी दुकानदारी भी खराब नहीं होगी। ग्राहक यहाँ से ले या मेरी दुकान से, रेट एक ही रहेगा।
धनीराम, मैं तो तेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ। तेरे कारण ही आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया। ना तू मेरी गाय हड़पता, ना मैं शहर नौकरी करने जाता, ना ये दुकान खुलती। ये दुकान मैंने तेरे जुल्मों के शिकार गांव वालों की भलाई के लिए खोली है। यहाँ तो शहर से भी सस्ता माल बिकेगा। अब चल भाग यहाँ से। धीरे धीरे गोपाल की दुकान चलने लगती है। धनीराम की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं होता।